नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका अपना प्यारा हमदर्द इलेक्ट्रोहोपैथ आपका साथी डॉक्टर श्रीवास्तव आपके लिए हाजिर है। आज मैं आपके बीच आप सभी के पसंदीदा या मनपसंद टॉपिक को लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। हमारे कई साथियों ने कई स्टेट से इंसोमिनिया या नींद ना आना इस पर चर्चा करने की बात की थी और मैंने जब मेरिट बनाई कि आपके किन रोगों पर आप अधिक चर्चा मांग रहे हैं तो नींद का ना आना ये हमारे तमाम फिजिशियंस की शिकायत थी कि तमाम रोगी उनके पास आते हैं जिनको नींद ना आने की शिकायत रहती है या विभिन्न समस्याओं को लेकर के आते हैं जिसमें नींद ना आने की बात कही जाती है। तो इस पर आपकी एक चर्चा हो जानी चाहिए। हालांकि मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में नींद ना आने की अनेक कारणों पर चर्चा की गई है और इसके बावजूद हम आज थोड़ी सी चर्चा इस पर करना चाहेंगे। पहले हम ये समझ लें कि नींद हमें क्यों आती है, क्या हम बिना नींद के रह सकते हैं या नहीं। नींद हमारी कोशिकाओं की एक विश्रामावस्था है। कोशिकाओं का तात्पर्य कोशिकाओं के संगठन यानी ऊतकों से है, ऊतकों के संगठन यानी अंगों से है और अंगों के संगठन यानी शरीर से है। यानी शरीर की सभी गतिविधियां जब सुबह जागने से लेकर के और बिस्तर पर जाने के पहले वो थक जाती हैं, उनके अंदर शिथिलन आ जाता है। यानी ऑक्सीजन दिन भर लेते लेते कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते रहने से कोशिकाओं के अंदर की जो विश्रामावस्था है वो एक प्रकार से पुनर्जागृत अवस्था में आने की एक, जिसको हम कह सकते हैं एक रेस्टिंग पीरियड है। जब हम नींद की अवस्था में होते हैं उस दशा में हमारी कोशिकाओं में एनर्जी को और अधिक गेन करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारे जो हार्मोनल सेक्रेशन होते हैं वो दिन भर निकलते रहते हैं, कार्य करते थे। जब हम विश्रामावस्था में आते हैं तो उस समय हमको ये लगता है कि हम बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं। और होता क्यों ऐसा है, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, विशेष करके हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का बोझ रहता है, वो उन बोझों को लेकर के जब थक जाती हैं या यूं कह लें कि उनके कार्य करने की क्षमता समाप्त होने लगती है तो हमको ऑटोनॉमिक नींद आने लगती है। यानी हमारी पलकें झपकने लगती हैं और पलकों के झपकने का तात्पर्य यह है कि अब हम कार्यों को करने में सक्षम नहीं हैं। हमारी कोशिकाएं या हमारे अंग या शरीर के विभिन्न सिस्टम कुछ देर रेस्टिंग पीरियड चाहते हैं जिससे उनको पुनः ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई दी जा सके और फिर ऑक्सीजन को एक तरीके से कलेक्ट करके वो फिर रिफ्रेश होकर के काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये प्रकृति के द्वारा एक ऑटोनॉमिक सिस्टम है। हालांकि हम जब इस पर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पर जाएंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी, किन हार्मोन्स के कारण हम इनमें जाते हैं। हमने फिजियोलॉजी के चैप्टर में जब हमने आपसे चर्चा किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहाँ पे हमने नींद के ना आने के और नींद के कारणों पर चर्चा की थी। लेकिन आज हम पहले ये चर्चा कर लें कि नींद कहते किसे हैं। उचित समय पर नींद का ना आना, उचित समय का तात्पर्य है कि भोजन करने के 1 घंटे के उपरांत जब हमारी कोशिकाओं में एनर्जी पहुंचती है, भोजन करने के बाद भोजन पचता है और ब्लड में जाता है, तो ब्लड से जब वो एनर्जी इन्वॉल्व होकर के हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती तो उनको कार्य करने की जो क्षमता, वो जब एनर्जी को गेन करना शुरू करते हैं तो वही उनका रेस्टिंग पीरियड है। यानी भोजन के द्वारा जो ऊर्जा हमको मिलती है कोशिकाओं को, हमारे ब्लड कैपिलरीज द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित की जाती है, वो ऊर्जा जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा को संरक्षित करता है तो उस समय वो कार्य करने के दृष्टिकोण से अपने आप को अक्षम पाता है। इसको उल्टा समझ ले, यानी जब हम अपने किसी गोदाम में या किसी स्टोर में हम अनाज को स्टोर करते हैं तो वहां से हम अनाज को जब एक बार हम ट्रक को अनलोड करके लोड कर रहे हैं तो उससे अनलोड नहीं कर सकते। यानी वो जब कोई चीज़ लोड हो जाएगी तभी फिर अनलोड कर पाएंगे। तो खाली ट्रक में जब हम बोरे को लाद रहे हैं और बोरा फुल हो गया, फिर हम उसको किसी जगह ले जाकर के उतारेंगे तभी वो अनलोड होगा। या यूँ कह लें कि हम अपने स्टोर में चावल दाल गेहूं का स्टोरेज कर रहे हैं और जब वो स्टोर फुल हो गया तो हम उसमें से निकाल के खर्च कर रहे हैं। वही कंडीशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, हमारे सेल की है कि जब हम एनर्जी को गेन करते हैं
अपने भोज्य पदार्थों से, अपने पेय पदार्थों से या अपने खाद्य पदार्थों से, तो वो एनर्जी जिस समय हमारी माइटोकॉन्ड्रिया गेन करना शुरू करती हैं, उसको संरक्षित करना शुरू करती हैं, एक तरीके से ऊर्जा का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊर्जा के गेन करते समय वो अपने आप को रेस्टिंग पीरियड में आ जाती हैं और उस समय वो कार्य करने में अपने आप को अक्षम मानती हैं और वही अवस्था ऐसी होती है जब हमको स्वतः नींद आने लगती है। यानी जब भी हमें मान लें कि या तो एनर्जी खत्म हो रही है तब हमको ऑटोनोमिक नींद आने लगेगी, या एनर्जी गेन की जा रही है तब हमको नींद आने लगेगी। दो कंडीशन नींद आने की होती हैं और दोनों ही स्वतः संचालित होती हैं। ऐसी दशा में हम ये मान सकते हैं कि हमारे शरीर पर जब भोजन करने के 1 घंटे बाद हमको स्वतः नींद ना आए और हमारी आंखें खुली रहें, तो अब उसके कई कारण बन सकते हैं। पहला कारण तो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा कर लें। फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं रोगी को हो सकता है दमा हो, अस्थमा जिसको आप कहते हैं, उसकी लेटने में सांस फूल रही है, सांस फूलने में उसका सारा ध्यान अपने रोग पर जा रहा है। देखिए, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है तो अपने रोग के बारे में जब मानसिक रूप से चिंतन करना शुरू करता है तो उस पर इतना ज़्यादा तंत्रिकाओं का चिंतन या लोड हो जाता है कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से उसको एनर्जी मिले ना मिले, आंखें बंद नहीं हो पाती हैं और हमारे नींद ना आने का वो कारण बन जाता है। यानी चिंता करना, क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या करना, सोते समय हमको किसी बात की ऐसी चिंता हो, सुबह हमको ट्रेन पकड़ना है या हमको रूटीन में जागना है। हम शाम को, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको सुबह रोज ट्रेन पकड़नी रहती है या रोज एमएसटी लेकर के चलते हैं सुबह, तो उनके ये रहता कहीं ऐसा ना हो हम सो जाए तो हमारी सर्विस छूट जाए, हम पहुंच ना पाए समय से, या हमारी ट्रेन छूट जाए। ऐसे लोग रात में 2 बार 3 बार चौंक करके उठ जाते हैं, घड़ी देखते हैं बार बार, उसको भी नींद ना आने की श्रेणी में लेते हैं। क्योंकि नींद को एक, जिसको हम कहते हैं खर्राटेदार नींद, जो लोग कम नींद ले पाते हैं उनको जल्दी बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाती है और फिर अगर वो 2-3 घंटे बाद जग गए तो फिर उनको नींद नहीं आती है। तो शॉर्ट पीरियड में हमें मान लें कम से कम 4 घंटे और अधिकतम 10 घंटे के बीच की नींद हमारे शरीर के रेस्टिंग आवर को माना जा सकता है, जिससे हमारी कोशिकाएं अपने आप को रिफ्रेश करती हैं। जब हम 4 से 10 घंटे के बीच में अपने आप को डिस्टर्ब पाते हैं, 3 बार 4 बार रात में जग जाते हैं, तो कोशिश हमको, फिर हम रात भर कोशिश करते रहे, हमको नींद नहीं आती, करवटें बदलती नींद हो जाती है। जब कोई ऐसी प्लानिंग घर में चल रही हो, कोई शादी ब्याह चल रहा हो, कोई ऐसा आपको जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई हो, आप किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो, आप किसी कार्यक्रम के संचालक के रूप में हो या उसके एक तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हो और आपको उस कार्यक्रम को प्रेजेंट करना है। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं या संगीतकार होते हैं उनको नींद नहीं आती है, वो रात भर अपने उसी में चलते रहते हैं। या कोई ऐसा जो है, कोई ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप मेन है उस कार्यक्रम के और आप उस कार्यक्रम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपके दिमाग में मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये तमाम तरीके का। या आप किसी ऑफिस में किसी ऐसे पद पर हैं जिसमें आपकी जिम्मेदारियां ऐसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जवाबदेही आपकी है, उस दौरान भी आप नींद ना आने के शिकार हो जाते हैं। ये तमाम काज बनते हैं। ईर्ष्या भावना, किसी के बात को लेकर के आपके मन में घर कर जाना, किसी की बात को आपके पंच कर जाना, किसी की बातों को लेकर के आपको उसके बारे में जवाब न दे पाना या अपने आप को बेइज्जती महसूस करना, या किसी से मिलने की कोई प्लानिंग रही हो और आप उससे मिल ना पा रहे हो, उसकी प्रतीक्षा में आपकी रात भर आप करवटें बदलते रहते हैं। ये तमाम ऐसे काज होते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि ये सब सारे के सारे कॉज फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जहां पर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें, डिप्रेशन हो जाना, तनाव हो जाना, चिंता हो जाना, मिलन की इच्छा की पूर्ति ना होना, या अपने आप को शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करना, इनसिक्योर करना, अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, अंधेरे में डर जाना, उजाले में आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो और अंधेरा पाते ही आप डर जाए तो आपको नींद ना आती हो, आप चौंक के बैठ जाते हो, आप लाइट जला लेते हो। ये तमाम ऐसे कॉज हैं जहां पर नींद ना आने की शिकायतें होती हैं और इन तमाम कारणों का संबंध सीधे आपके क्रेनियल नर्व या ब्रेन से होता है और वहां पे आपकी जो आंखों के आसपास की क्रेनियल नर्व की तंत्रिकाएं हैं वो आपकी चैतन्य नहीं हो पाती हैं अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए और इस कारण से आपकी नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, पैरों में रात में लेटने में पैरों के तलवे में जलन सी महसूस होने लगती है। ये इसको भी और हम एक काज में लेते हैं जिससे नींद नहीं आती है। कभी कभार कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं, पीठ में दर्द होना, लगातार कोई चोट लग जाना, ऐसा जो कैजुअलिटी जिसको कैजुअल कह सकते हैं कि ये
स्लीपलेसनेस के रूप में हम इसको मान सकते हैं, ये कैजुअलिटी में आती है। लेकिन आमतौर से उचित समय पर नींद का ना आना ये नींद ना आने का कारण बनता है। उचित समय का तात्पर्य वही मैंने आपसे बताया कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको 1 घंटे के बाद अगर नींद आ जाए तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, और अगर नींद नहीं आती तो फिर लगातार 1-2 दिन की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर ये आदत बन गई है कि लोग आपके पास ऐसे रोगी आते हैं, साहब हमको 3-3 दिन मैं रात बीत जाती, मुझे नींद ही नहीं आती है, तो नींद ना आने पर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। नींद के साथ कॉन्स्टिपेशन का बहुत चोली दामन का साथ है। जिन लोगों को कब्ज रहेगी, गैस बनेगी, डकार आएंगी, रात भर उनका पेट फूलता रहेगा, आफरा रहेगा, उनको भी नींद नहीं आती है। इस नाते ये इसको अच्छी तरह जान लें कि नींद और कब्ज का, या यूं कह लें कि पाचन क्रिया अगर आपकी दुरुस्त है तो आपको नींद भी भरपूर आएगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हमारे पास इस तरह के रोगी आते हैं तो हम क्या करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने आपको डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए, नींद ना आने के लिए या घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए हमने सबका एक सरल फार्मूला आपको दिया है CNS, और उसके साथ हमने आपसे कहा WE, यानी CNS के साथ आप WE की 20-20 बूंद अगर आप 30 ml के डिस्टिल वाटर में 450 ml की बोतल से निकाल के मिला करके रोगी को देते हैं, और रोगी को फिर उससे कहिए कि 20-20 ड्रॉप निकाल के 1 कप गुनगुने पानी में लेकर के वो पीते हुए सो जाए। सुबह भी ले ले, दोपहर में ले ले, रात में ले ले। अगर वो 3 बार इसका सेवन करता है तो निश्चित मानिए कि रोगी आपका निद्रा में आने की ओर अग्रसर होगा। कुछ और काज हो सकते हैं। भोजन के पहले आप उसको L2 दे दीजिए आधे घंटे पहले, और भोजन के तुरंत बाद आप उसको L3 और L10 दे दीजिए। उसको भूख भी अच्छी लगनी चाहिए और उसका पेट भी सुबह साफ होना चाहिए। अगर वो ये शिकायत करता है कि पहले उसकी केस हिस्ट्री आप ले लें। केस हिस्ट्री लेने के बाद, जैसा आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों चूंकि प्रत्येक माह का दूसरा रविवार मेरा प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसे पहले कहते थे प्रयागराज संगम की नगरी है, और दूसरा रविवार मैं वहाँ OPD में अपने पेशेंट को देखता हूँ। रामबाग कमला नेहरू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो संस्थान है वहाँ पर मुझे जाना रहता है। तो शनिवार की रात में मैं यहाँ से निकलता हूँ, रविवार को पूरे दिन वहाँ रहता हूँ। तो जैसा आपको मैंने ऑनलाइन किया था कि रोगी से आप जितनी जिराह करेंगे एक फिजिशियन के रूप में, रोगी के अंदर से निकल के उतनी ही शिकायतें आपको मिलती जाएंगी, और आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो दवा का सिलेक्शन है वो आप आसानी से कर लेंगे। 1-2 बातों को पूछ करके या रोगी की एक शिकायत को सुन करके अगर आप दवा लिखते हैं तो आप एक कुशल चिकित्सक नहीं हैं। आमतौर से वो चिकित्सक फेल हो जाते हैं किसी भी चिकित्सा पद्धति के जो रोगी का पूरा केस हिस्ट्री ना लेकर के उसकी 1-2 बातों को सुनने के पहले ही अपनी दवा लिख करके और पर्चा आगे बढ़ा देते हैं। अब ये अलग बात है कि किसी का नाम चल जाए। तमाम ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनका बड़ी लंबी लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन उनके यहाँ रोगी 50% संतुष्ट नहीं रहते हैं या 60% संतुष्ट नहीं रहते हैं, लेकिन रोगियों की चूंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती तो आम आदमी समझता है बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे। ठीक उस तरीके से मैं तो एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ कि जिस क्लास में, मैं एक प्रिंसिपल हूँ ताकि ये उदाहरण आपको अच्छा तरह समझा सकता हूँ, जिस क्लास में 10 बच्चे, 12 बच्चे या 15 बच्चे होंगे तो एक पढ़ाने वाला अच्छा टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर या रीडर अपने प्रत्येक स्टूडेंट की प्रत्येक बात को, प्रत्येक कॉपी को, प्रत्येक लाइन को अच्छी तरह से चेक करेगा, उसको डायरेक्शन देगा, उसकी बातों को समझेगा और समझने के बाद फिर उसको अच्छा परफॉर्मेंस के लिए तैयार करेगा। लेकिन जिस कोचिंग संस्थान में साइकिलों की या बाइक की लंबी कतार हो और कोचिंग संस्थान के नाम पे उसमें एक रूम में 100 से 150 लोग भरे हों और सामने पढ़ाने वाला जो ब्लैक बोर्ड पर खड़ा है वो अपनी बात तो कह रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन क्या ये संभव है कि 150 लोगों को अपने 40 मिनट के क्लास में या 2 घंटे के क्लास में वो 150 लोगों की पर्सनली बात को समझ पाएगा या पर्सनली उनकी कॉपी को चेक कर पाएगा या देख पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जिन डॉक्टरों के यहाँ रोगियों की लंबी लाइन होती है वहीं पे असफलताएं भी ज्यादा होती हैं। रोगी मजबूर होता है, मैं बहुत खुले तौर पे इस बात को कह रहा हूं कि रोगी मजबूर होता है, भीड़ देख करके, नेम एंड फेम को सुन करके उस डॉक्टर के पास जाता जरूर है, लेकिन उसको वहां से निकलने के बाद ये महसूस होता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी बात सुना नहीं, उसके पहले दवा लिख दिया। आप रोगी की बातों, अगर आप एक फिजिशियन हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि रोगी को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आपको देना है। रोगी से आप इतनी बात करें कि रोगी समझे कि डॉक्टर साहब ने मेरे साथ पूरा इंटरेस्ट लिया, मेरी हर बातों को पूछना और उसको समझने का समय दिया और फिर मेरी बात को समझने के बाद इन्होंने दवा लिखा। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने रोगियों को पूरा समय दें,
रोगी को देखने में, उसकी बातों को सुनने में जल्दबाजी ना करें। आप अपने आप को इतना महान चिकित्सक न साबित करें कि रोगी आपके पास आया, आपने 1 मिनट का समय दिया और 5 दवाएं लिखी और पर्चा पकड़ा के कहा दवा बना के जाइए, इसको खाइए। उससे आपको ये लगेगा कि आप तो अपना काम कर देंगे, लेकिन ये सच मानिए, अगर मैं रोगी हूं या आप रोगी हूं और आप भी इसी तरीके से किसी फिजिशियन के पास जाएंगे तो फीलिंग यही होगी डॉक्टर के प्रति कि डॉक्टर साहब ने हमारी बात पूरी नहीं सुनी, हम जो कहना चाहते थे वो बातें वो सुनना भी नहीं पसंद कर पाए और उसके पहले उन्होंने अपना ट्रीटमेंट दे दिया। इसलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, चूंकि अभी आपको समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का नेम एंड फेम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रोगियों के साथ पूरी सिंपैथी बरतें, पूरा समय उनको दें और उनकी बातों को सुन करके, उनकी शिकायतों को सुन करके हम उनके सिस्टम को, अंगों को तलाश करके फिर दवा का लिखना शुरू करें। हमारे तमाम सीनियर जो अपनी किताबों को रिवाइज करते जा रहे हैं और रिवाइज करने के बाद फिर वही बातें लिख रहे हैं जिन बातों का लगातार मैं विरोध कर रहा हूं। विरोध का मतलब मैं उन बातों को या उन सिद्धांतों की आलोचना कर रहा हूं, और आलोचना इस आधार पे कर रहा हूं कि सन 1865 से लेकर 2022 तक अगर हमको ये पुराने लेखक या हमारे सीनियर या हमारे किताब को रिवाइज करने वाले तमाम लेखक अगर हमको वहीं खड़ा रखना चाहते हैं 1865 पर ही, तो आज 2022 में हम डॉक्टर क्यों बने? हमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी में भारतीय पौधों पर शोध करना चाहिए। हमें भारतीय पौधों पर शोध करके उनके बारे में, दवाओं को बनाने के तरीके पर शोध करना चाहिए, दवाओं की क्रियाविधि पर शोध करना चाहिए और अपनी आने वाली किताबों में इस शोध के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में हमको कुछ नयापन लाना चाहिए। मेरे पास एक बुक, सिर्फ मैं ऐसे दिखाऊंगा, दोनों साइड नहीं दिखाऊंगा, ये एक बुक मुझे किसी ने भेजा है और रिवाइज की गई है और इसको लिखा गया न्यू एडिशन 2020। मैं झटके में दिखा देता हूँ सिर्फ ऐसे, बाकी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि किसी की बुक को दिखा करके उसकी आलोचना करना ये उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि इस बुक को रिवाइज किया गया और मैं पिछले आधे घंटे से इस बुक को देख रहा था। इस बुक में जहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है वहाँ पे एक स्लोगन ब्लॉक में दिया गया है, तमाम लोगों का, ट्यूडर क्रॉस का, पैरासेल्सस का और मैटी जी का एक स्लोगन ब्लॉक बनाया गया, स्लोगन लिखा गया। और इस किताब के अंत में एक स्लोगन लिखा गया जिसमें लिखा गया इलेक्ट्रोहोमोपैथी ऊर्जा की चिकित्सा विधि है, यानी एनर्जी की। और तमाम बातें ऐसी लिखी गई कि और एक एक दवाओं पर हमने इसको सिस्टम वाइज और ऑर्गन वाइज आपको बताया है। देश के हजारों चिकित्सक इसका प्रमाण है, लेकिन हमारे पुराने लेखक अभी भी यश1 को 20 अंगों पर कार्य दिखा रहे हैं, तो यश2 को 16 अंगों पर कार्य विधि दिखा रहे हैं, यल1 को 28 अंगों पर। मैं गिन रहा था कितने अंगों पर इस दवाओं का प्रयोग दिखा रहे हैं। मैंने तो एक दवा को इतने अंगों पर लिखा है और इनकी दवाएं, यही यश1 कितने रोगों में काम कर रहा है, यही यल1 कितने रोगों में काम कर रहा है, तमाम एक लिस्ट सी बना दी गई है। और फिर इसमें लिखा गया टेम्परामेंट, पॉजिटिव निगेटिव, यानी रिवाइज करने के बाद अभी भी कंफ्यूजन ये लोग जारी रखे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं अपने तमाम सीनियर साथियों से कि एक बार पुनर्विचार कर लें, पुनर्मंथन कर लें कि क्या इलेक्ट्रोहोमोपैथी में पॉजिटिव, निगेटिव, टेम्परामेंट और डायल्यूशन की आवश्यकता है। अगर इसकी आवश्यकता है तो क्या वास्तव में इलेक्ट्रोहोमोपैथी कोई चिकित्सा विज्ञान भविष्य में बन सकती है? मैं समझता हूं कि अगर बहुत अधिक चिंतन करेंगे तो स्वयं अपनी अंतरात्मा से इस जवाब को तलाशेंगे और तलाशने के बाद कुछ नयापन करने का सोचेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन अगर ये टेम्परामेंट, पॉजिटिव और निगेटिव और डायल्यूशन इलेक्ट्रोहोमोपैथी के साथ लगातार बना रहा तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आज नहीं 100 साल बाद भी मान्यता नहीं मिलेगी। अन्य चिकित्सा पद्धतियां इसका विरोध करेंगी, क्योंकि ये चिकित्सा जो आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि टेम्परामेंट के बेस पर, डायल्यूशन के बेस पर, पॉजिटिव और निगेटिव के बेस पर, इसके आधार पे कभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय इलेक्ट्रोहोमोपैथी को मान्य नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक चिकित्सा विज्ञान है और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के एक एक दवाओं पर विज्ञान है, उसकी एक एक कार्यप्रणाली में विज्ञान है। इसको अगर आप हाइपोथेसिस या परिकल्पना विज्ञान मानते हैं, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र का विज्ञान मानते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अब आगे काम करने का सोचना बंद कर दीजिए। हम लोगों की उम्र समाप्त है और आप लोग भी सीनियर लोग जो किताबें लिख लिख करके बाबा आदिम की कहानियों को छाप रहे हैं, विक्रम बेताल को कंधे पर लाद करके दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं अभी भी, तो कृपया जान लें कि अब आपका बिजनेस समाप्त है, आपका समय भी समाप्त है और आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रोहोमोपैथी अपने आप को बैक हुक कर लेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि और इसके दोषी आप ही लोग होंगे। आप अपनी भी जो आपने अब तक किया है
बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे या भला लगे, आपने अब तक जो भारत की आज़ादी के बाद 70 साल किया है, अब उस पर विचार कर लें। और जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अभी भी अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो लोग भी विचार कर लें कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता नहीं मिली तब आपका कौन सा बिजनेस होगा। और जो लोग दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से उतर करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति की विचार की बात करते हैं, वो भी चिंतन कर लें कि अगर वो अपनी चिकित्सा पद्धति के बहुत अच्छे चिकित्सक होते तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिजनेस करने आते। अगर डॉक्टर श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं तो क्या मैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर के पास जाऊंगा दवा लेने, या अन्य चिकित्सा पद्धतियों को सीखने का विचार करूंगा। हम मूल बातों को किसी चिकित्सा पद्धति की सीख सकते हैं, किसी की बातों पर, किसी फिजियोलॉजिकल टॉपिक पर हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या हम एलोपैथी अपनाएंगे, क्या हम होम्योपैथी अपनाएंगे, क्या हम आयुर्वेद अपनाएंगे, क्या हम यूनानी अपनाएंगे, या योगा या नेचुरोपैथी अपनाएंगे, या एक्यूप्रेशर अपनाएंगे। मैं समझता हूं कि मेरी बात को आप खुले मन से समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और इसी पर मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा, आप सब लेखकों से, सब दवा बनाने वाले कंपनियों से, सब स्कूल चलाने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संचालकों से कि आप पुनः विचार करें, मंथन करें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य कैसा हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जिन साथियों को मेरी बात बुरी लगी हो या उनके दिल को चोट पहुंची हो, मैं सहृदय उनसे क्षमा चाहता हूं। नमस्कार।